नेक्स्ट है हमारे पास देखो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इसमें क्या होता है, देखो आईआर रीजन में लिक्विड से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है, करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर रोटेशन नहीं होते हैं। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है वो गैस फॉर्म में है, तो उसमें क्या होता है, हम जब एनर्जी देते हैं तो रोटेशनल लेवल भी एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहां पर वाइब्रेशन के साथ साथ में रोटेशन भी होता है। अब वाइब्रेशन और रोटेशन साथ में होगा, और मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशनल लेवल के बीच की एनर्जी ज्यादा होती है, रोटेशनल लेवल के बीच की एनर्जी कम होती है, इसलिए दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल आ सकते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल साथ में बनाओगे। तो ये V इक्वल टू 0 वाइब्रेशनल लेवल बनाया है, इसके बाद में V इक्वल टू 1 वाइब्रेशन लेवल बनाया है, इसके बाद में V इक्वल टू 2 वाइब्रेशन लेवल बनाया है। V इक्वल टू 0 और V इक्वल टू 1 के बीच में आप देखिए 6 रोटेशनल लेवल आ गए, 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 0 1 2 3 4 5 6, फिर से देखिए 0 1 2 3 4 5 6। और रोटेशनल लेवल बनाते टाइम पे आप देखिए ध्यान रखा गया है कि 0 1 2 3 के अंदर गैप कम है, पर जैसे 4 5 6 में जा रहे हो तो गैप बढ़ता जा रहा है, जबकि V इक्वल टू 0 और 1 के बीच का गैप और 2 और 1 के बीच का गैप सेम है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि वाइब्रेशनल लेवल के बीच का एनर्जी गैप सेम होता है, जबकि रोटेशनल लेवल के बीच का एनर्जी गैप सेम नहीं होता है। तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ बना हुआ है। इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो उसकी रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। तो इस बार एनर्जी जो होगी वो V यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर n J यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर दोनों होगा, तो EV प्लस EJ लिखना पड़ेगा। EV का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया और रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला उससे भी प्रीवियस लेक्चर में लिया। तो V की वैल्यू 0 1 2 जा रही है, ओमेगा नॉट रूट K बाय म्यू होता है, और J की वैल्यू 0 1 2 जाती है। I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, K हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू हमारे पास रिड्यूस मास होता है, और I की वैल्यू यहाँ पे हाफ नहीं, ये I की वैल्यू हाफ म्यू आर स्क्वायर नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, है ना, हमारे पास म्यू आर स्क्वायर होता है केवल। खैर अब हमारे पास म्यू इक्वल V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में अपन ट्रांजिशन कैसे होता है वो देखते हैं। ये देखो हमने दो एनर्जी लेवल बनाए हैं, ये सारे V इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है और ये सारे V इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। सिलेक्शन रूल पे क्या फर्क पड़ेगा, सिलेक्शन रूल दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। वाइब्रेशनल के हमने देखे थे प्लस माइनस 1 होता है, रोटेशन के हमने देखे थे प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसको सेटिस्फाई आराम से किया जा रहा है कि जो लाइन है वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, कोई भी हो, और जानी 1 में चाहिए, ताकि कम से कम डेल्टा V जो है वो तो आपका 1 हो जाए। तो डायग्राम से ये 0 है कि V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन से हमें जितनी भी लाइनें मिलेगी सब लाइनों के लिए ये वाला रूल जो है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि नीचे से नीचे वाले ग्रुप से कोई भी लाइन निकलेगी, अगर वो ऊपर वाले ग्रुप में जाती है तो नीचे वाला पूरा ग्रुप V इक्वल टू 0 में आता है, ऊपर वाला पूरा ग्रुप V इक्वल टू 1 में आता है। तो V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में जा रहे हैं तो चेंज कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यानी कि वाइब्रेशनल सिलेक्शन रूल तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब J की बात करते हैं, तो J के लिए ये बोल रहा है कि J के लिए आपके पास प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि अब्जॉर्प्शन, और हम केवल अब्जॉर्प्शन बनाएंगे, हम केवल अब्जॉर्प्शन बनाएंगे, हम इमिशन नहीं बनाएंगे। तो नीचे से ऊपर ही जा रही है सारी लाइनें, डायग्राम में देखिए आप, नीचे से ऊपर जा रही है, उसमें भी इस बार हमारे पास +1 और -1 दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले देखिए सिलेक्शन रूल, डेल्टा J की वैल्यू जब -1 होती है, -1 कब होगी, यानी J की वैल्यू घटनी चाहिए 1 से, यानी शुरुआत J से होना चाहिए और J -1 में जाना चाहिए, यानी कि 2 से 1 में पॉसिबल हो सकता है, 1 से 0 में पॉसिबल हो सकता है, 3 से 2 में जा सकता है, 4 से 3 में आ सकता है। तो ये लाइनें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं ब्लू कलर के डॉट से यहाँ पे बना रही हूँ, ये लाइन देखो 4 से शुरू हुई है, J इक्वल टू 4 से शुरू हुई है, और कहाँ पर जा रही है, J इक्वल टू 3 में जा रही है, तो घट गया J का नंबर, करेक्ट। तो इसके लिए डेल्टा J कितना हो गया, -1 हो गया, क्योंकि एक नंबर डिक्रीज हो गया। ये J इक्वल टू 3 से शुरू हो रहा है, J इक्वल टू 3 से शुरू होकर J इक्वल टू 2 में जा रहा है, इसमें भी घट गया। ये J इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है और J इक्वल टू 1 में जा रहा है, इसमें भी घट गया।
डिक्रीज हो गया, ये जे इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और ये जे इक्वल टू 0 में जा रहा है, इसमें भी डिक्रीज हो गया। तो ये सारी लाइनें आपको जे डेल्टा जे इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग मिल रही है। इस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं पी ब्रांच। तो पी ब्रांच वो होती है जिसके लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग ब्रांच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लाइनें मिल रही है एक लाइन की बजाय। अब डेल्टा जे प्लस 1 यानी जे से जे प्लस 1 में जाना चाहिए तो एक नंबर से बढ़ना चाहिए। तो इस बार मैं कलर ले लेती हूँ रेड। तो यहाँ पर आपके पास देखिए अब देखो डेल्टा ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से आपके पास बढ़ना चाहिए तो 1 में जा रहा है, करेक्ट। ये 1 से शुरू हो रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है 2 में, बढ़ गया। ये 2 से जा रहा है 3 में, हो गया इंक्रीज। ये 3 से जा रहा है 4 में, हो गया इंक्रीज। ये आपके पास डेल्टा जे इक्वल टू +1 एंड दिस इज कॉल्ड आर ब्रांच एंड दिस इज कॉल्ड पी ब्रांच। अब आप सोचेंगे पी ब्रांच जो है वो 0 से क्यों शुरू नहीं हो सकती? अगर आप 0 से शुरू करोगे तो 0 से एक नंबर पीछे जाना पड़ेगा तो -1 जाना पड़ेगा। क्या आपके पास j इज इक्वल टू -1 का कोई लेवल है? नहीं है। इसलिए पी ब्रांच में 0 से कोई लाइन स्टार्ट नहीं होती है, आर ब्रांच में होती है। तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट पर कोई रेखा प्राप्त नहीं होती है, यानी j इक्वल टू 0 से हमें कोई भी क्योंकि डेल्टा j इक्वल टू 0, डेल्टा j इक्वल टू 0 अवॉइडेड है, यानी कि यहाँ वाले 0 से वहां नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 में नहीं जाओगे, नीचे वाले 1 से ऊपर वाले 1 में नहीं जाओगे, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 में नहीं जाओगे, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 में नहीं जाओगे, यानी डेल्टा j इज इक्वल टू 0 जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर कोई लाइन प्राप्त नहीं होती है। अगर लाइन प्राप्त होती तो हम उस ब्रांच को क्यू ब्रांच कहते। तो यहाँ पर क्यू ब्रांच नहीं है, केवल पी और आर ब्रांच है। पी डेल्टा जे इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग और आर डेल्टा जे इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग। तो देखो पी शाखा के बारे में पढ़ते हैं। पी शाखा के लिए डेल्टा जे इक्वल टू -1 होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? तो इसके लिए हमारे पास जो एनर्जी है उसको हमने क्या बोला, V और J दोनों का फंक्शन है। तो हमारे पास अपर लेवल जो है वो V इक्वल टू 1 में है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो E, यहाँ पर देखिए E नीचे लिखा हुआ 1, 1 का मतलब V की वैल्यू है और J-1 से J में जा रहा है। Vp जो है P ब्रांच 1 में, P ब्रांच में, क्योंकि P ब्रांच में क्या हो रहा था आपके पास J से शुरू नीचे से ज्यादा वाले से शुरू हो रहा था, J से कहाँ जा रहा था, J-1 में जा रहा था। तो अब्जॉर्प्शन हुआ है, अब्जॉर्प्शन होने के लिए आपके पास में कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो हुआ है वो अब्जॉर्ब हुआ है, करेक्ट। कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो अब्जॉर्ब हुआ है, तो देख लेते हैं पी ब्रांच में, एक बार कंफर्मेशन कर लेती हूँ मैं। 4 से 3 में गया है, 4 से 3 में गया है यानी कम गया है, तो अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 3। तो J से J-1 में जा रहा है, इसलिए एनर्जी जो है वो 1 J-1 -0 J, क्योंकि जो J-1 है वो V इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग था और जो J था वो V इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग था। तो J-1 जहां रखोगे वहां E1 रखना है और J जहां रखोगे वहां पे E0 रखना है और डिवाइड कर देना है H से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर में आपने लिया है वो एनर्जी का डिफरेंस लिया है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है H न्यू, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए H से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले H को बाहर ले लेते हैं, H को बाहर ले लिया। अब आपको E1 और J-1 की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले E1 निकालो, तो V प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा में V की जगह 1 रखो, तो V की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना मिलता है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 H क्रॉस ओमेगा, करेक्ट। और J की जगह J-1 रखना है, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J इंटू J+1 होती है। यहाँ पर आपको J की जगह J-1 रखना है, तो इस J की जगह J-1 रखोगे तो ये, और इस J की जगह J-1 रखोगे तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा J। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है वो कौन सी है, अपर लेवल की है, ऊपर जहां पर गया है। और अब क्या करना है E0, तो V की जगह 0 रखोगे तो 1/2 H क्रॉस ओमेगा नॉट और J के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो 3/2 H क्रॉस ओमेगा में से 1/2 H क्रॉस ओमेगा नॉट आएगा तो H क्रॉस ओमेगा नॉट मिलेगा। इस H क्रॉस ओमेगा नॉट को हम क्या लिख लेते हैं, ये H क्रॉस ओमेगा नॉट जो है उसे हम H न्यू भी लिख सकते हैं, H न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, पढ़ा रखा है आपको। H न्यू नॉट में से जब ये H डिवाइड करोगे तो यहाँ H डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा न्यू नॉट। तो जो वाइब्रेशनल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनसे तो मिलेगा न्यू नॉट। आप J वाले टर्म को सॉल्व कर लेना, J वाले को सॉल्व करके आपको ये मिलेगा।
ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें मिलेगी न्यू नॉट में से इतना कम। यहाँ पर न्यू नॉट आपके पास ये होगा करेक्ट, और जे की वैल्यू 1 2 3। अब आर ब्रांच का आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करना। आर में क्या हो रहा था, वो एनर्जी जो थी +1 में क्या हो रहा था, आर ब्रांच के लिए डायग्राम में देखिए, आर ब्रांच के लिए हम कहाँ से शुरू हो रहे थे, जैसे मान लीजिए 3 से शुरू हो रहे हैं, 3 से शुरू हो रहे हैं, तो 3 से शुरू होके 4 में जा रहे हैं, यानी हम जे से शुरू होंगे और हम J+1 में जाएंगे। तो J से इस बार J+1 में जाना है, तो और J+1 जो था वो ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग था, तो वहां V इक्वल टू 1 रहेगा, और नीचे हमारा J था वहां V इक्वल टू 0 रहेगा। तो VR जो है E1 J+1 माइनस E0 J डिवाइडेड बाय H, तो 1/h आ जाएगा, 3/2 H क्रॉस, और -1/2 H तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर आप वैल्यू जैसे मैंने निकाली है वैसे निकाल लेना, इस बार आपके पास ये वैल्यू आएगी। और डेल्टा J इक्वल टू 0 जो है वो फॉरबिडन है, तो वहां पर कोई लाइट नहीं मिलती है। तो हमारे पास में P ब्रांच की फ्रीक्वेंसी और R ब्रांच की फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों पता चल गई। तो हमें P और R ब्रांच में अगर डेल्टा निकालें तो वो डेल्टा कितने का होगा, तो आपके पास न्यू P कितना आया था, न्यू P आया था न्यू नॉट माइनस H क्रॉस अपॉन 2πi J+1। अगर इन दोनों में से माइनस करो, है ना, करना क्या है आपको, आपको करना है न्यू R माइनस न्यू P। तो न्यू नोट से न्यू नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये H क्रॉस बाय 2 है, वो भी H क्रॉस बाय 2 है, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ पे, अरे यार J भी तो देखना पड़ेगा हमें, फ्रीक्वेंसी, अच्छा ओके 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 ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट। ये कह रहा है कि हमारे पास में आई आर रीजन में जो पी और आर ब्रांच है उनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, आपके पास कितना ज्यादा आ रहा था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितना टर्म ज्यादा आया, एच क्रॉस अपॉन 2π J+1। जे की मिनिमम वैल्यू अगर 0 रखें तो हमारे पास कितना हो रहा है, एच क्रॉस अपॉन 2πi, एच क्रॉस अपॉन 2πi ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा शिफ्ट आ रही थी। और जब हम आर फ्रीक्वेंसी में जा रहे थे तो आर के अंदर भी हमारे पास इतनी ही फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी वो कम आ रही थी। यहाँ पर देखो इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है और यहाँ पर इतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। सो वो फैक्टर ज्यादा आ रहा है और बाकी कुछ नहीं करना आपको। डेल्टा न्यू हमारे पास ये आ रहा है, क्यू ब्रांच हमें प्राप्त नहीं होती है क्योंकि डेल्टा J इक्वल टू 0 फॉरबिडन होता है, P और R बिल्कुल क्लियर होती है। और 2B अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, H क्रॉस अपॉन आई सी जो है, मतलब इसको HC से डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू है इसको HC से डिवाइड कर दो तो आपको जो है वो डेल्टा न्यू बार वेव नंबर में आ जाएगा। अब इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, HCl के लिए बनाया हुआ है। तो HCl के लिए देखो P ब्रांच मिलती है, R ब्रांच मिलती है, HCl में एक्चुअली 2 आइसोटॉप होते हैं इसलिए हर लाइन डबल बार मिल रही है, बीच में हमारे पास Q ब्रांच मिसिंग है तो Q ब्रांच हमें नहीं मिल रही है। वेल दैट्स ऑल। ये CO का है, ये बाद में न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। खैर ये तो ये हमारा कंप्लीट है टॉपिक।